नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण सर आपका तान्या एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाओं के बारे में। आज हम बात करेंगे। दोस्तों, इससे पहले के लेक्चर में मैंने आपसे मोहम्मद बिन तुगलक के प्रारंभिक जीवन के बारे में बात की थी। इससे पहले मैंने किसके बारे में बात की थी? गयासुद्दीन तुगलक के बारे में बात की थी और मैंने आपको बताया था कि गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कैसे और कब हुई थी। मैंने आपको बताया कि बंगाल अभियान से वापस आने के दौरान क्या जाती है, गयासुद्दीन तुगलक की अफगानपुर में लकड़ी के महल के गिर जाने के कारण क्या हो जाती है, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। और ऐसा बताया जाता है कि निजामुद्दीन औलिया और जौना खां, जिसका नाम क्या है, मोहम्मद बिन तुगलक, उनके षड्यंत्र के वजह से ही क्या हुआ था, गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई थी। इन सब चीज़ों के बारे में हमने इससे पहले के लेक्चर में बात की थी। मैंने आपको बताया था कि मोहम्मद बिन तुगलक क्या है, मोहम्मद बिन तुगलक का प्रारंभिक जीवन या जो शिक्षा हुई है वो सैनिक शिक्षा जैसी ही हुई थी। यह व्यक्ति योग्य था और इसे क्या होता है, ये क्या होता है, गयासुद्दीन तुगलक का ज्येष्ठ पुत्र भी है। ज्येष्ठ पुत्र मतलब बड़ा पुत्र था जो शासक बनता है। अब हम बात करेंगे मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाओं के बारे में। जैसे मैंने आपको बताया था कि मोहम्मद बिन तुगलक में ऐसा बताया जाता है कि पागलपन के अंश थे। कौन बोलता है? अल्फिशन बोलता है। क्यों बोलता है? क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा जितनी भी नीतियां लागू की गई, कहीं ना कहीं वो क्या हो जाती हैं, असफल हो जाती है। मोहम्मद बिन तुगलक सल्तनत काल में या फिर दिल्ली सल्तनत काल में सबसे शिक्षित सुल्तान था। कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था। और इसी के समय में सबसे बड़ा साम्राज्य भी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक का जो साम्राज्य था वो 23 प्रांतों में बटा हुआ था। कितने प्रांतों में बटा था? 23 प्रांतों में बटा था। मोहम्मद बिन तुगलक पढ़ा लिखा तो था, लेकिन हो क्या रहा था, वो जो भी नीति लागू कर रहा था उसे व्यवहारिक तौर पर वो चीज़ें पता नहीं होती थी। इसीलिए क्या होता था कि वो क्या हो जाता है, असफल हो जाता है। आज उसी की योजनाओं के बारे में हम बात करने वाले हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक ने कौन कौन सी योजनाएं लागू की थी। तो पहले तो हम लिखेंगे किसके बारे में, मोहम्मद बिन तुगलक की योजना। आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। पहले जो बात होगी उसमें से सबसे पहला नाम आता है दो आप में कर वृद्धि। दो आप क्षेत्र में कर वृद्धि। दोस्तों, पहले तो हम ये समझेंगे दो आप क्षेत्र किसे कहते हैं। मान लीजिए ये दो नदियां हैं। क्या है? ये दो नदियां हैं। इसके बीच के क्षेत्र को क्या है, इसके बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है? दो आप क्षेत्र कहा जाता है। तो हमने क्या देखा कि दो आप क्षेत्र में सबसे पहला काम इसने क्या किया था, दो आप क्षेत्र में कर वृद्धि की थी। दो आप क्षेत्र किसे कहते हैं? दो नदियों के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? दो आप क्षेत्र कहते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि ऐसा पूछा जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने दो आप क्षेत्र में कर वृद्धि क्यों की थी। हमको ये समझना है। पहले तो बात की जाएगी जियाउद्दीन बर्नी की। किसकी? बर्नी बताता है, क्या है, बर्नी बताता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में धन की कमी थी। क्या थी? धन की कमी थी, या फिर उस समय सल्तनत का खजाना खाली हो गया था। इसीलिए दो आप क्षेत्र में मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या कर दिया था, कर वृद्धि थी। मतलब क्या था? बर्नी के अनुसार खजाना खाली हो जाने के कारण दो आप कर क्षेत्र में वृद्धि कर दी गई थी। जबकि बदायूंनी क्या है, बदायूंनी बदायूंनी प्लस हेक महोदय क्या है, बदायूंनी प्लस हेक महोदय का मानना था कि वहां पर दो आप क्षेत्र में विद्रोही जनता निवास करती थी। इसीलिए क्या किया गया था, वहां पर कर वृद्धि कर दिया गया था। जबकि ब्राउन गार्डन महोदय का
क्या है, गार्डन महोदय का मानना था कि वहां पर अत्यधिक समृद्धि थी, इसलिए क्या किया गया था, कर वृद्धि की गई। तो गार्डन वृद्धि ने क्या किया, गार्डन महोदय ने क्या कारण माना, समृद्धि कारण माना। क्या माना, समृद्धि कारण माना। बदायूनी और हेग ने क्या कहा, विद्रोही लोग रहते थे। कौन लोग रहते थे, विद्रोही लोग रहते थे, इसलिए था। और बर्नी का क्या मानना था कि वहां पर क्या हुआ था, सल्तनत का खजाना खाली हो गया था। सल्तनत के खजाना, सल्तनत का खजाना खाली होने के कारण, खाली होने कारण, मतलब बर्नी क्या कहता है कि सल्तनत काल में जो था वो खजाना खाली हो गया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय, इसलिए क्या किया था, दोआब कर में वृद्धि की, दोआब क्षेत्र में वृद्धि की थी। बदायूनी और हेग कहते हैं कि वहां पर विद्रोही लोग निवास करते थे, इसलिए वहां पर अब कर वृद्धि की थी। गार्डन महोदय कहता है कि वहां पर समृद्धि अधिक थी। क्या थी, समृद्धि अधिक थी, इसलिए यहां पर क्या किया गया था, कर वृद्धि किया गया था। बर्नी बताता है, क्या है, बर्नी बताता है कि यहां पर 10 गुना वृद्धि की गई थी। कितने, 10 गुना वृद्धि की गई थी। और बदायूनी क्या है, बदायूनी यहां तक कह देता है कि 10 से 20 गुना वृद्धि की गई थी। कितने, 10 से 20 गुना वृद्धि की गई थी। और आप देखेंगे दोस्तों कि हो क्या होगा, अगर दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होगा वहां पर पैदावार अधिक होगी। क्या होगी, पैदावार अधिक होगी। और मोहम्मद बिन तुगलक को लग रहा था कि मैं क्या करूं, वहां पर अगर कर वृद्धि कर देता हूं, क्या कर देता हूं, कर वृद्धि कर देता हूं, तो जिससे क्या होगा, मुझे धन प्राप्त होगा। इसलिए क्या करता है मोहम्मद बिन तुगलक, यहां पर कर वृद्धि कर देता है। लेकिन दुर्भाग्य देखिएगा दोस्तों, जिस समय मोहम्मद बिन तुगलक क्या है, जिस समय मोहम्मद बिन तुगलक वहां पर कर वृद्धि करता है, गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र था, वहां पर क्या करता है, जब कर वृद्धि करता है तो उसी दौरान क्या हो जाता है, उसी दौरान दोआब क्षेत्र में अकाल पड़ जाता है। क्या पड़ जाता है, अकाल और सूखा पड़ जाता है। अब अकाल सूखा पड़ेगा तो फसल का उत्पादन तो अच्छा होगा नहीं। इसी कारण वहां के जो लोग थे, वहां के जो लोग थे वो उस कर को देने में असमर्थ थे। जब जब क्या होगा, जब इसे लागू ही कर दिया गया था तो असमर्थ हो ना हो इससे कोई लेना देना नहीं था। लेकिन क्या होता है, मोहम्मद बिन तुगलक को जब इसके बारे में पता चलता है कि वहां अकाल पड़ा है, वहां पर लोग कर देने में सक्षम नहीं है, तो मोहम्मद बिन तुगलक कहता है कि ठीक है, छोड़ दो, कोई मतलब नहीं है, मतलब कि जिन जो दे सकते हैं उनसे ले लो, जो नहीं दे सकते उनको ऐसे ही छोड़ दिया जाए। मोहम्मद बिन तुगलक की इस बात को कोई ध्यान नहीं देता है। उसके जो अमीर वर्ग या अधिकारी वर्ग थे, उन्होंने क्या किया है, जबरदस्ती तरीके से यहाँ पर कर की वसूली की। दोआब क्षेत्र में क्या किया है, कर की वसूली की है। और कर की वसूली करने के कारण दोआब क्षेत्र की जनता ने क्या कर दिया है, विद्रोह कर दिया था। क्या कर दिया था, विद्रोह कर दिया था। और विद्रोह करने के कारण ये जो योजना थी वो क्या हो जाती है, असफल हो जाती है। असफल पहले ही थी, लेकिन यहाँ की जनता ने क्या कर दिया था, विद्रोह कर दिया था। तो आपको यह ध्यान रखना है कि दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि क्यों हुई थी, बर्नी के अनुसार सल्तनत का खजाना खाली हो गया था, इसलिए हुआ था। दूसरे, बदायूनी और हेग कहते हैं कि वहां पर विद्रोही लोग निवास करते थे, इसलिए हुआ था। और गार्डन महोदय कहते हैं कि वहां पर समृद्धि अधिक थी, फसल उत्पादन अधिक होगा तो पैसे होंगे, तो वहां की समृद्धि की वजह पर यहाँ पर क्या करता है, दोआब कर में वृद्धि करता है। बदायूनी क्या कहता है कि 10 से 20 गुना तक वृद्धि की गई थी, बर्नी बताता है 10 गुना तक वृद्धि की गई थी। लेकिन यह जो योजना थी वह असफल हो जाती है। क्यों असफल हो जाती है, क्योंकि उस समय वहां पर क्या पड़ गया था, अकाल पड़ गया था, इस कारण यह असफल हो जाता है। और क्या होता है, यहाँ पर सूखा पड़ता है, इसलिए क्या हो जाता है, यह योजना असफल हो जाती है। और इसमें क्या होता है, अधिकारी जबरदस्ती रूप से अत्यधिक करों की वसूली करते हैं, इसलिए विद्रोह, वहां की जनता ने क्या कर दिया था, विद्रोह कर दिया था। इन सब चीजों को हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करें कि इसके बारे में जब पता चलता है कि दोआब क्षेत्र में क्या पड़ गया है, अकाल पड़ गया है, तो मोहम्मद बिन तुगलक पहला सुल्तान था। क्या है, पहला सुल्तान था जिसने क्या किया है, अकाल संहिता तैयार करवाया। क्या करवाया है,
मोहम्मद बिन तुगलक ने अकाल संहिता तैयार करवाया था। अगर पूछे कि सतत काल में सबसे पहले अकाल संहिता किसने तैयार करवाई थी, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाई थी। द्वापर में क्षेत्र में वृद्धि, यह असफल थी क्योंकि उस समय तो आप क्षेत्र में अकाल पड़ गया था, अकाल एवं सूखा पड़ गया था, सूखा पड़ गया। अधिकारियों ने जबरदस्ती कर वसूलना चाहा। इस कारण दो आप क्षेत्र की जनता ने विद्रोह कर दिया। नोट एमबीटी मतलब दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक। एमबीटी पहला सुल्तान था जिसने अकाल संहिता का निर्माण करवाया। ठीक है, मतलब कि क्या है कि जिनको क्या हुआ है, अकाल से मतलब कि बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, उनके क्या करवाया, एक रजिस्टर तैयार करवाया। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन ऐसा पहला सुल्तान था जिसने अकाल संहिता तैयार करवाया था, तो वो शासक था मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसे लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया दोस्तों। अब बात अकाल संहिता तैयार करवाती है, और इस अकाल से निपटने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नए विभाग का गठन किया, जिसे दीवान एक कोही कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दीवान एक कोही कहा जाता है। तो दीवान एक कोही विभाग की स्थापना के बारे में भी आपसे पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने कौन से विभाग की स्थापना की थी, तो दीवान एक कोही विभाग थी। और ये पूछा जाता है कई बार, दीवान एक कोही विभाग की स्थापना किसने की थी, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। ये कार्य क्या कर रहे थे? कृषि में सुधार करने का कार्य कर रहे थे। तो लिखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने, एमबीटी ने दीवान ए कोही विभाग की स्थापना की थी। नेक्स्ट पॉइंट की बात की जाएगी तो मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अकाल से निपटने के लिए और क्या किया था, तो उसने, किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने अग्रिम धन दिया। क्या किया? अग्रिम धन दिया कि आप क्या करें, कर से अच्छे, मतलब कि ये जो अकाल है उससे अच्छे से निकल सके, और उसे तकवी या सोंधर ऋण के नाम से जाना जाता है, जबकि मॉडर्न हिस्ट्री में इसे ददनी प्रथा के नाम से जाना जाता है। तो लिखेगा दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक ने किसानों को तकावी सोंधर नामक कृषि ऋण उपलब्ध
कराए। नोट करके लिखिएगा। आधुनिक इतिहास में इसे ददनी प्रथा के नाम से जाना जाता है। नाम से जाना जाता है। ठीक है, किसको? इस प्रथा को, तकापी या सोनधर को, तो इसके नाम से जाना जाता है। ये सारी चीज हुई। फिर क्या करवाया? फसल सस्यावर्तन पद्धति को लागू किया और लगभग 60% भूमि में ये एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की। लेकिन होगा क्या कि इसके लिए लगभग 70 लाख करोड़ रुपए, 70 लाख टन के खर्चे किए गए। लेकिन अधिकारियों के भ्रष्टाचार के कारण यह भी नीति असफल हुई, क्योंकि उन्होंने जिस क्षेत्र को चुना वो कैसा था? बंजर थी। कैसी थी? बंजर थी, जहां पर फसल का उत्पादन संभव नहीं था, या संभव भी था तो उस समय उतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो क्या हुआ? फसल सस्यावर्तन। क्या है? फसल सस्यावर्तन मतलब कि फसल का क्या किया जाए? पुनर्चक्रण। गेहूं की जगह पर जौ, जौ की जगह पर गेहूं, गन्ना की जगह पर अंगूर, इस तरीके की खेती करने के बारे में बात किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। फसल चक्रावर्तन या फल सस्यावर्तन के बारे में बात की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। एमबीटी ने फसल को अच्छे करने के लिए, फसल को अच्छा करने के लिए फसल चक्रावर्तन पद्धति इसे लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया दोस्तों। अब देखो, ये चीज तो हो गया, और एक चीज आपको पता होना चाहिए। ऐसा पूछा गया है क्वेश्चन कि मोहम्मद बिन तुगलक अकाल के दौरान, क्या पूछा जाता है? अकाल के दौरान कहां पर रुका था? तो वो लगभग 2.5 वर्षों तक, कितने? लगभग 2.5 वर्षों तक स्वर्गद्वारी नगर में रुका था। और ये कहां पड़ता है? दिल्ली में ही पड़ता है। कहां पे? स्वर्गद्वारी नगर में रुका था। इस चीज से स्वर्गद्वारी नामक शिविर में 2.5 वर्षों तक रुका था, और इसके बारे में हमें जानना चाहिए। तो लिखिएगा, अकाल के दौरान एमबीटी स्वर्गद्वारी नामक शिविर में रुका था। नोट करके लिख लेना, लगभग 2.5 वर्ष, लगभग 2.5। ठीक है, तो ये तो रहा दोस्तों, किसके बारे में हमने बात कर ली? मोहम्मद बिन तुगलक के 2 आब क्षेत्र में कर वृद्धि के बारे में बात कर ली। तो ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात थी। नेक्स्ट हम बात करेंगे दूसरी योजना के बारे में। दूसरी जो योजना है उसे कहते हैं राजधानी परिवर्तन, जिसके बारे में हम अब पढ़ेंगे। देखिए, राजधानी जो परिवर्तन था, मोहम्मद बिन तुगलक का जो दूसरा कार्य था वो था राजधानी परिवर्तन। राजधानी परिवर्तन ये कब हुआ था? 1326-27 में। कब? 1326-27 में यह हुआ था। और ये राजधानी कहाँ गई थी? दिल्ली से देवगिरी। क्या है? दिल्ली से देवगिरी, जिसका नाम क्या रख दिया था? दौलताबाद। क्या रखा था? दौलताबाद।
बाद। और दोस्तों ये पूछा कहा जाता है ये कहाँ पे है, तो ये महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है, महाराष्ट्र में स्थित है या स्थल। देवगिरी कहाँ पर है, महाराष्ट्र में स्थित है। तो हम दोस्तों पहले तो समझ लेते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी परिवर्तन क्यों किया था। ऐसा बताया जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक से लोग खुश नहीं थे। क्या नहीं थे, लोग खुश नहीं थे, इसलिए राजधानी में महल जो था उनका, किसका, मोहम्मद बिन तुगलक के महल में गाले लिखे हुए पत्र, क्या है, गाले लिखे हुए पत्र या अपशब्द लिखे हुए पत्र या फिर ऐसा कह लो धमकी लिखे हुए पत्र क्या किया जाता था, मोहम्मद बिन तुगलक के महल में फेंका जाता था। इन सब चीजों से परेशान होकर, क्या है, इन सब चीजों से परेशान होकर, और दूसरी चीज मोहम्मद बिन तुगलक इन सब चीजों के लिए क्या करना चाहता था, उन लोगों को दंडित करना चाहता था। इसलिए मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी कहां परिवर्तित कर दी, देवगिरी, और देवगिरी का नाम क्या रखा, दौलताबाद परिवर्तित कर दिया था। दूसरी चीज यहां पर मुख्य कारण जो था, मोहम्मद बिन तुगलक को राजधानी जो परिवर्तन का मुख्य कारण था, ऐसा माना जाता है कि दिल्ली सेंटर में नहीं था, इसलिए उसने क्या किया था, राजधानी परिवर्तन किया था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय क्या हो रहे थे, मंगोलों के आक्रमण हो रहे थे। तो मंगोलों से के आक्रमण से बचने के लिए उसने क्या किया, दक्षिण में अपनी राजधानी स्थापित करने के बारे में सोचा, और राजधानी कहां ले गया, देवगिरी ले गया। तो पहला जो मुख्य कारण लगता है कि वो मंगोलों के आक्रमण से भयभीत था। दूसरी चीज, उत्तर भारत में बहुत सारे जो लुटेरे थे, भारत में जो आए थे आक्रमण करके धन लूट रहे थे, और उसके पश्चात धन तो लूट गया था, अब बचा क्या था, तो इसलिए धन लालसा के कारण मोहम्मद बिन तुगलक ने दक्षिण देवगिरी दौलताबाद में अपनी राजधानी बसाया था। नेक्स्ट बात की जाए तो मोहम्मद बिन तुगलक का मुख्य कारण यह भी रहा होगा क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक ने ऐसा माना था कि देवगिरी क्या पड़ेगा, सेंटर में पड़ेगा। क्या पड़ेगा, सेंटर में पड़ेगा, जिससे मैं क्या कर सकता हूं, पूरे साम्राज्य पर अपनी नजर रख सकता हूं। इसलिए मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी का में अपनी राजधानी परिवर्तित की थी। लेकिन होगा क्या दोस्तों, दिल्ली से दौलताबाद की दूरी या देवगिरी की दूरी लगभग 700 मील थी, और ये जो राजधानी परिवर्तन का जो टाइम था वो गर्मियों के दौरान हुआ था। होगा क्या कि बहुत सारी जनता जब दिल्ली से आ रही होती है तो वहां पर बीच में लोगों की मृत्यु हो जाती है, और यहाँ पर वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही थी जो दिल्ली में मिल रही थी। इसीलिए ये क्या हो जाती है, ये योजना असफल हो जाती है। सोच अच्छा रहा था कि कैसे कर ले, सेंटर में ला ले और दक्षिण से धन लूट ले, या फिर दक्षिण से हमें धन प्राप्त हो सकता है, लेकिन ये सफलता उसे प्राप्त नहीं सकी। और ये जो नीति थी दक्षिण में राजधानी परिवर्तन जो थी देवगिरी से दौलताबाद, वो क्या हो जाती है, असफल हो जाती है। तो दोस्तों इसे पहले लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे जो है इसके बारे में हम क्या करते हैं, बात कर लेते हैं कि क्या क्या कारण रहे हैं। ठीक है, हो गया। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, और बताने के लिए वही 5 योजनाएं हैं। ऐसे ही क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। पहला क्या था कि उन्होंने क्या किया, 2 आबकर में क्षेत्र वृद्धि, दूसरी चीज क्या की, राजधानी परिवर्तित की, तीसरी सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करवाया, फिर किसके बारे में बता सकते हैं, खुरासान अभियान, फिर कराचल अभियान। लेकिन दोस्तों हमें क्या होना चाहिए, डेप्थ में पता होना चाहिए, जिससे हम क्या कर सके, अच्छे से उसको सॉल्व कर सके। क्वेश्चन तो बहुत अच्छे बन रहे हैं ना, तो इस चीज को ध्यान रखें। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, राजधानी परिवर्तन, राजधानी परिवर्तन। डेट क्या है, 1326-27। ठीक है, ठीक है। कहां से क्या था, दिल्ली से दौलताबाद। ये कहां पड़ता है, महाराष्ट्र। ठीक है, कारण, ठीक है।
कारण में हम पहले लिख सकते हैं किसके बारे में, इब्न बतूता। इब्न बतूता, इब्न बतूता क्या बताता है कि एमबीटी को असम्मानपूर्ण पत्र लिखने के कारण, ठीक है। इब्न बतूता क्या कहता है कि असम्मानपूर्ण क्या लिखे जा रहे थे, मोहम्मद बिन तुगलक को पत्र लिखे जा रहे थे, इसलिए इसामी के अनुसार लिखेगा। इसामी के अनुसार दिल्ली के लोगों अमीरों की शक्ति को कम करने के लिए दोस्तों ये क्वेश्चन क्यों पढ़ा रहा हूं, क्योंकि जब बड़े एग्जाम होते हैं, नेट उट के एग्जाम में क्या होता है, आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसके अनुसार क्या बात कही गई है, और कथन कारण में जब क्वेश्चन बनता है तब क्या होता है, आपके क्वेश्चन गलत होने की संभावना ज़्यादा बन जाती है। लगता तो बहुत आसान है कि कथन और कारण के क्वेश्चन बहुत आसानी से हम कर सकते हैं, लेकिन होता क्या है कि जब वो उसका लेवल बढ़ता जाता है तो गलत होने की संभावना भी बढ़ती जाती है। मुख्य कारण देवगिरी देवगिरी मध्य में होने के कारण, दूसरा कारण दक्षिण की धन लालसा, तीसरा मंगोलों का आक्रमण। इसे लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया दोस्तों, अब क्या हो गया, हम इसके बारे में बात कर चुके हैं कि ये कारण रहे हैं। नेक्स्ट देखो इससे होगा क्या, मतलब राजधानी परिवर्तन हुई 14 वर्षों बाद, क्या है 14 वर्षों पश्चात मोहम्मद बिन तुगलक को लगा कि अब ये सही कार्य नहीं है, और कहते हैं कि इसे जांच करने के लिए क्या है, मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया, जांच करने के लिए दिल्ली में लोगों को मतलब कि भेजा, तो वहां पर कहते हैं एक अंधा और एक लंगड़ा ही बचा था। दोस्तों इसके आक्रमण से एक ही फायदा हुआ कि दक्षिण भारत की संस्कृति और उत्तर भारत की संस्कृति का क्या हुआ, मिश्रण हुआ। नेक्स्ट लिखिएगा, राजधानी परिवर्तन के लाभ, ठीक है, लिखिएगा उत्तर एवं दक्षिण की संस्कृतियों का मिलन, लिखिएगा 14 वर्ष पश्चात दिल्ली पुनः बसी, तो दोस्तों ये क्या कर रहा था, सही तरीके से काम कर रहा था, लेकिन इसके अधिकारी जो थे या फिर जनता जो थी वो सही तरीके से उसका सहयोग नहीं कर रही थी, इसलिए क्या हो जाती है, यह नीति भी क्या हो जाती है, असफल हो जाती है। तो इसे लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया दोस्तों, अब हम बात करते हैं किसके बारे में, सांकेतिक मुद्रा के बारे में बात करने जा रहे हैं। सांकेतिक मुद्रा या फिर
मुद्रा का पुनर्चक्रण करने के लिए क्या किया गया था? सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करवाया गया था। दोस्तों, सांकेतिक मुद्रा की बात की जाएगी तो जितने भी शासकों ने यह कार्य किया था उनको किसी को भी सफलता प्राप्त नहीं हुई थी। उसी तरीके से मोहम्मद बिन तुगलक ने भी क्या किया था? सांकेतिक मुद्रा चालू की थी, लेकिन उसे सफलता प्राप्त नहीं हुई। चीन के शासक कुबलई खान ने, किसने? चीन के शासक कुबलई खान ने भी क्या किया था? सांकेतिक मुद्रा चलाई थी। दूसरी चीज, ईरान के हैबात खान ने भी क्या किया था? सांकेतिक मुद्रा चलाई थी। उस समय क्या हो रहा था कि विश्व स्तर पर चांदी की कमी देखी जा रही थी। क्या हो रही थी? चांदी की कमी देखी जा रही थी। इसलिए मोहम्मद बिन तुगलक ने तांबे और कांसे के सिक्के चलवाए थे। और क्या होता है, और उसके जगह पर चांदी के सिक्कों को देने की बात की गई थी। होगा क्या कि उसमें जब मुद्रा नियंत्रण, मतलब कि जब ये जब यह नीति लागू की जाती है तो उस पर उचित नियंत्रण नहीं रख पाने के कारण लोगों ने ऐसा जियाउद्दीन बर्नी बताते हैं कि लोगों ने अपने घर में ही टकसाल स्थापित कर लिए थे। क्या कर लिए थे? टकसाल स्थापित कर लिए थे। और क्या हो रहा था कि घर में ही क्या कर रहे थे? मुद्रा की छपाई कर रहे थे या मुद्रा की ढलाई कर रहे थे। इसलिए क्या हो जाती है? यह नीति असफल हो जाती है। कार्य तो मतलब कि ये क्या कर रहा था? चांदी को अपने पास इकट्ठा करना चाह रहा था, लेकिन हो नहीं पाया ये, क्योंकि ये जो सारी चीजें थी वो सही से लागू नहीं हो पाती। पूछा जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक की मुद्रा नीति फेल क्यों हुई थी? फेल होने का मुख्य कारण क्या था? उस पर उचित नियंत्रण स्थापित नहीं हो पाना। जियाउद्दीन बर्नी यहां तक कहता है कि हिंदुओं के प्रत्येक घरों में क्या हो गया था? टकसाल स्थापित हो गए थे। इसलिए यह जो व्यवस्था थी वो क्या होती है? सही रूप से चल नहीं पाती है। तो लिखिएगा सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन ये कब हुआ था? 1329-30 में, 1329-30 में ये कार्य हुआ था। देखिएगा, चीन के कुबलई खान, चीन के कुबलई खान ईरान के हैबात खान ने भी सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करवाया था। ठीक है, कुबलई खान ने क्या किया था? कागज की मुद्रा चलवाई थी। किसकी? कागज की मुद्रा। ठीक है, तो इसको हमें ध्यान रखना है। चीन का कौन था? कुबलई खान ने सांकेतिक मुद्रा चलवाई थी। और किसने? ईरान के हैबात खान ने भी क्या करवाया था? सांकेतिक मुद्रा चलवाई थी। ये हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात की जाएगी, मोहम्मद बिन तुगलक ने, MBT ने चांदी के सिक्कों की जगह पे, चांदी के सिक्कों के जगह पर तांबे एवं कांसे के सिक्के चलाए थे। कांसे के सिक्के चलाए थे। ठीक है, इसे लिख लीजिए। क्या लाए थे? तांबे या कांसे के सिक्के लाए थे। हो गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बर्नी कहता है
बर्नी कहता है कि बर्नी के अनुसार एमबीटी ने तांबे के सिक्के चलवाए थे, तांबे के सिक्के चलाए थे, सिक्के चलाए थे, चलाए। फरिश्ता के अनुसार एमबीटी ने पीतल व कांसे के सिक्के चलाए थे। किसके? कांसे के सिक्के चलवाए थे, चलवाए। कारण क्या था? कारण विश्व स्तर पर चांदी की कमी, चांदी की कमी, असफलता, असफलता, मुद्रण टकसाल पर नियंत्रण स्थापित न कर पाना, नियंत्रण स्थापित ना कर पाना। नेक्स्ट, असफलता का कारण क्या था? टकसाल पर नियंत्रण ना कर पाना। नेक्स्ट, बर्नी बताता है क्या है? कौन? सॉरी, हाँ, बर्नी के अनुसार प्रत्येक हिंदू के घर में टकसाल स्थापित हो गए थे, टकसाल स्थापित हो गए। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी चीजें रही जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हमारे बनने की संभावना होती है, तो इसलिए इन सब चीजों को जानना हमारे लिए अति आवश्यक है। तो इसे लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया दोस्तों। अब बात कर लेते हैं सिक्कों के बारे में और क्या इंपॉर्टेंट बात है। क्वेश्चन पूछा जाता है, मोहम्मद बिन तुगलक ने सोने का एक सिक्का चलाया था जिसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे किस नाम से जाना जाता है? दीनार के नाम से जाना जाता है। इसका वर्णन करने वाला कौन व्यक्ति था? इसका वर्णन करने वाला मोहम्मद बिन तुगलक के समय आने वाला व्यक्ति था जिसका नाम था इब्न बतूता। उसने इसका वर्णन किया है। एक छोटे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, चमड़े का प्रतीकात्मक सिक्का किसने चलाया था? तो उसका आंसर भी क्या दिया गया है? मोहम्मद बिन तुगलक दिया गया है। जैसे आपको पता है कि हुमायूं के समय में क्या चलाया गया था? एक सांकेतिक रूप से चमड़े का सिक्का चलाया गया था। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है, उसमें हुमायूं को ऑप्शन में रखा ही नहीं गया था। तो चमड़े का प्रतीकात्मक सिक्का किसने चलाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने चलाया था। और दूसरी चीज, उसने जो स्वर्ण सिक्का चलाया था उसे किस नाम से जाना जाता है? दीनार के नाम से जाना जाता है। उसका जो वजन था वो 200 ग्रेन के आसपास का था। ये चीज भी हमें पता होनी चाहिए। तो लिखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने सोने का सिक्का चलवाया था जिसे दीनार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नोट करके लिखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो लिखिएगा, एमबीटी ने चमड़े का सिक्का भी चलवाया था।
रिमार्क करके लिखिएगा, रिमार्क, ठीक है, रिमार्क करके लिखिएगा। मुगल काल में चमड़े का सिक्का हुमायूं के समय चलवाया गया। क्यों? क्योंकि निजामुद्दीन भिश्ती ने क्या किया था, हुमायूं की जान बचाई थी, इसलिए उसके कहने पर क्या किया था, चमड़े का सिक्का चलवाया गया था। जब हम मुगल डायनेस्टी की बात करेंगे तब वहां पर इन सब चीजों के बारे में विस्तृत बात की जाएगी। इसे लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया दोस्तों। अब हम बात करते हैं, अब किसके बारे में, खुरासान अभियान के बारे में बात करेंगे। खुरासान अभियान की बात की जाएगी तो खुरासान अभियान में होगा क्या कि खुरासान की उस समय आंतरिक स्थिति ठीक नहीं थी। उस पर मंगोल नेता तरमाशिन आक्रमण करना चाहता था। नेक्स्ट मिस्र का शासक भी उस पर आक्रमण करना चाह रहा था। वहां के शासक मतलब वहां का जो राजा था और उसके वजीर में क्या हुआ था, मतभेद हो गया था। शासक और वजीर में क्या हो जाता है, मतभेद हो जाता है। तो कुछ अमीर किसके पास आ जाते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक के पास आते हैं और क्या कहते हैं कि क्या करो आप, खुरासान पर अभियान करो और खुरासान पर अभियान कर वहां पर अपना शासन सत्ता स्थापित कर लो। तो इसे हम लिख लेंगे खुरासान अभियान, MBT का खुरासान अभियान। ये कब हुआ था, 1332 से 34। कारण, खुरासान की स्थिति ठीक नहीं थी। खुरासान की आंतरिक स्थिति ठीक नहीं थी। शासक और वजीर में मतभेद था। खुरासान पर मंगोल नेता तरमाशिरीन एवं मिस्र का शासक उस पर आक्रमण करना चाहता था। ठीक है, इसे लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया दोस्तों। तो कुछ अमीर क्या आएंगे, मोहम्मद बिन तुगलक के पास आएंगे और कहेंगे कि यहाँ पर आक्रमण कर दो, वहां पर आक्रमण कर दो। कुछ अमीर MBT के पास मतलब मोहम्मद बिन तुगलक के पास आते हैं और MBT को आक्रमण करने को बोलते हैं, करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। ठीक है, प्रोत्साहित किया, सबको सही है, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक को ये सारी चीजें समझ में नहीं आती। यहाँ पर जो खुरासान जो अभियान था, खुरासान में आंतरिक विद्रोह था
आंतरिक विद्रोह को शांत भी तो किया जा सकता है। तो होगा क्या कि कुछ समय पश्चात इनको जब से किया जाएगा तो ये 3,70,000 सैनिकों की भर्ती कर लेंगे। क्या कर लेंगे? 3,70,000 सैनिकों की भर्ती कर लेंगे और उन्हें 1 साल का अग्रिम वेतन भी दे देंगे। क्या करेंगे? 1 साल का अग्रिम वेतन भी दे देंगे और इस वेतन को देने के पश्चात कुछ समय पश्चात खुरासान की स्थिति ठीक हो जाती है। क्या हो जाती है? खुरासान की स्थिति ठीक हो जाती है और मोहम्मद बिन तुगलक ने जैसा सोचा था वो क्या हो जाता है? एकदम गलत साबित हो जाता है। और क्या होता है? ढेर सारा धन भी व्यय हो जाता है और वहां पर कोई अभियान भी नहीं हो पाता है। इसलिए यह अभियान भी क्या हो जाता है? असफल हो जाता है। तो लिखिएगा, एमबीटी ने अभियान के लिए 3,70,000 सैनिकों की भर्ती की एवं 1 साल का अग्रिम वेतन भी दिया। लेकिन कुछ समय पश्चात खुरासान की स्थिति ठीक हो गई और एमबीटी की यह योजना भी असफल हो गई। दोस्तों इसे लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए। दोस्तों ये करना तो अच्छा चाहता था लेकिन हो पा नहीं रहा था, क्योंकि जो भी काम कर रहा था कहीं ना कहीं क्या हो रहा था? नौटंकी हो जा रही थी। यहाँ देखो, खुरासान पे भी आक्रमण करना चाहता था लेकिन यहाँ से क्या हो सकता था? धन प्राप्त हो सकता था। लेकिन होगा क्या कि इसमें क्या हो जाता है? जो सुलहनामा हो जाता है और उस चीज़ को ये समझ पाता नहीं और अंततः क्या हो जाती है? यह नीति क्या हो जाती है? इसकी असफल हो जाती है। तो इन सब चीज़ों को देखने के बाद ये महसूस होता है कि ध्यान रखने वाली बात ये होती है कि आपको पढ़ा लिखा होने के साथ साथ व्यवहारिक नेता भी होना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के अंतिम योजना के बारे में, जिसे क्या कहते हैं? कराचिल अभियान कहते हैं। कराचिल अभियान दोस्तों क्यों कहा जाता है? कराचिल अभियान क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि होगा क्या कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय जो भी विद्रोही होते थे वो कहाँ जाकर शरण लेते थे? कराचिल में शरण लिया करते थे। इसलिए मोहम्मद बिन तुगलक ने वहां पर अभियान करने का निर्णय लिया। उसका नेतृत्व खुसरो मलिक को सौंपा गया। कारण क्या था? वहां पर विद्रोही जाकर क्या करते थे? शरण लेते थे, इसलिए वहां पर यह अभियान किया गया। लेकिन होगा क्या कि खुसरो मलिक ने खुसरो मलिक ने बिना इजाजत के ही क्या किया? वहां पर चढ़ाई कर दी। कराचिल जो क्षेत्र है वो भारत और चीन के मध्य का क्षेत्र है। वहां पर ठंडी बहुत ज्यादा हुआ करती है। तो होगा क्या कि जब वहां पर अभियान करने के लिए सैनिक जाएंगे तो होगा क्या कि ठंडी बहुत ज्यादा होगी और ठंडी बहुत ज्यादा होने के कारण मोहम्मद बिन तुगलक के ढेर सारे सैनिक मर जाते हैं ठंड के कारण। इस तरीके से कराचिल अभियान भी क्या हो जाता है? उसका असफल हो जाता है। तो नेक्स्ट लिखिएगा, कराचिल अभियान। ठीक है, भारत और चीन के मध्य का क्षेत्र, भारत एवं चीन के मध्य का क्षेत्र। ठीक है, कारण विद्रोही वहां पर शरण लेते थे।
लेते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है इसका कराची अभियान का नेतृत्व किसे सौंपा गया था, तो खुसरो मलिक को दिया गया था। कराची अभियान का नेतृत्व खुसरो मलिक को दिया गया था। ठीक है। ठंड में अभियान हुआ ठंड के कारण एमबीटी के सैनिकों की मृत्यु हो गई। और यह अभियान भी असफल हो गया। ठीक है। कुछ लोग तो ऐसा मान लेते हैं कि ये जो अभियान था कराची अभियान, ये चीन अभियान मान लिया जाता है। तो दोस्तों, हमने मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाओं के बारे में बात की। मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाओं के बारे में बात की तो सबसे पहला उसने काम क्या किया था, दोआब क्षेत्र में क्या किया था, कर की वृद्धि की थी। दूसरा क्या किया था, राजधानी परिवर्तन किया था। और तीसरा क्या था, सांकेतिक मुद्रा। चौथा खुरासान अभियान। और पांचवा कराची अभियान के बारे में हमने बात की। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, इन सब चीजों को बहुत ध्यान से याद रखना है। पहला क्या याद रखना है, पहले क्या है, दोआब में क्या है, कर वृद्धि। दूसरा क्या है, राजधानी परिवर्तन। तीसरा सांकेतिक मुद्रा। चौथा खुरासान अभियान। पांचवा कराची अभियान। आप देखेंगे नेट में ये कई बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं इनके सीक्वेंस लगाने के लिए। और सिविल में, आईएएस और पीसीएस में भी इनके क्या करने को, इसके क्रम लगाने के लिए याद करे जाते हैं। तो मेरे साथ ही बोलेंगे आप लोग सारे अभियानों को। पहले क्या याद रखेंगे, दोआब में कर वृद्धि। दूसरा क्या रखेंगे याद, सांकेतिक राजधानी परिवर्तन। तीसरा सांकेतिक मुद्रा। चौथा खुरासान अभियान। पांचवा कराची अभियान। इनको याद रखना है। पहला क्या है, दोआब में कर वृद्धि। दूसरा राजधानी परिवर्तन। तीसरा सांकेतिक मुद्रा। और तीसरा सांकेतिक मुद्रा। चौथा खुरासान अभियान। और पांचवा कराची अभियान। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।